नमस्ते बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 9 का हिंदी देखेंगे और हिंदी का कौन सा बुक देखेंगे, वर्णिका बुक देखेंगे। ठीक है। और वर्णिका का दूसरा अध्याय देखेंगे, बिहार की संगीत साधना। तो सबसे पहले इसमें हम आपको पूरा अध्याय समझाएंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर को करवाएंगे। आपको सभी प्रश्न उत्तर अपने फेयर कॉपी में लिखनी है और उसे याद जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बिहार की संगीत साधना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बिहार की संगीत साधना। बिहार की लोक विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध को ज्ञान ज्ञान मिला था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़ दो कि उससे संगीत ही ना निकले। यानी कि आपको यहाँ पे ये समझना है, कोई भी चीज के लिए ना तो अति बल की आवश्यकता होती है, ना ही कम बल की। यानी जिसके लिए जितना चाहिए उतना ही उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और इससे इतना तो प्रमाणित हो गया कि बुद्ध के काल का बिहार वीणा के मर्म से पूरी तरह परिचित था। ठीक है। तो बिहार में भी अगर वीणा का काल पूछेंगे तो कब से है, तो वीणा वीणा का काल कब से है? तो वीणा का काल जो है आपको है बुद्ध के समय से। कब से है? बुद्ध के समय से। ठीक है। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था आप लोग को तो पता ही होगा, 563 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि 563 बीसी। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से भी 563 वर्ष पहले। और आज से अगर कंपेयर करें तो लगभग 2100 साल पहले। कितना साल पहले? 2100 साल पहले। तो तब से ही बिहार में संगीत का प्रचलन है। और चाणक्य ने गायन और नृत्य में प्रवीण गणिकाओं का राज द्वारा संरक्षण का विधान अपने अर्थशास्त्र में किया है। देखिए यहाँ पे जो अर्थशास्त्र का बुक का बात हो रहा है, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। और ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले यही थे। ठीक है। जब एक कहानी सुनाता हूँ, जब चाणक्य जो है उस समय मगध के जो राजा थे धनानंद, तो उसके दरबार में गए और वहां पे जो है चाणक्य का बहुत बेइज्जती कर दिया थे धनानंद ने। तो इसी से जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये चाणक्य जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर चंद्रगुप्त को तैयार करके उसकी हत्या करवा देते हैं, धनानंद की पराजित करवा देते हैं। और फिर चंद्रगुप्त क्या होता है? सम्राट बन जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो, और हाँ, अर्थशास्त्र जो बुक है इसको लिखा किसने था? चाणक्य ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम बुक का अर्थशास्त्र भले ही है लेकिन ये राजनीति का बुक है, यानी कि राजनीति शास्त्र का बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमाण मिलते हैं कि सम्राट समुद्रगुप्त वीणा बजाने में इतने प्रवीण थे कि उन्हें विशेषज्ञ उन्हें संगीत मार्तंड कहा करते थे। तो अगर पूछेगा आपको संगीत मार्तंड किसको कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए चित्रण जो है सिक्कों पे भी मिला है उस समय का। चलिए आगे देखते हैं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास के पदों के साथ विभिन्न रागों का निर्देश भी मिलता है। मिथिला के राज हरि सिंह देव के दरबारी आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर में संगीत शास्त्र का विस्तार से उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के काल के भोजपुर जिले के निवासी कवि वान भट्ट ने लोक संगीत के गायन का उल्लेख किया है। तो अगर, क्या आप लोग जानते हैं यहाँ पे भोजपुर जिला का नाम बहुत कोई नहीं जानते होंगे, बहुत कोई जानते होंगे आरा। ठीक है। आरा एक शहर है, आरा एक जिला नहीं है। और इसका जिला कौन सा है? आरा का जिला है भोजपुर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आरा का जिला क्या है? भोजपुर जिला का जिला मुख्यालय आरा है, जैसे रोहतास का जिला मुख्यालय सासाराम है। तो यही आरा भोजपुर के ही थे कौन? वान भट्ट भी थे। चलिए आगे देखते हैं। तात्पर्य यह है अ, कि प्राचीन बिहार में लोक संगीत से
लोक शास्त्रीय संगीत तक के विविध रूप कवियों से लेकर पेशेवर नृत्यांगनाओं तक और संतों से लेकर राजाओं तक में समर्पित या सम्मिलित थे और मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद तानसेन के दर्जनों शिष्यों की मंडलियां के विभिन्न भागों में बट गई और उसमें अनेक बेतिया, दरभंगा, डुमराव, बनेली, टेकारी, गिद्धौर और तमकुटी के राज दरबारों में, ठीक है, इन सब के राज दरबारों में सम्मान पूर्वक आश्रय मिला था। और उस संगीतकारों में बिहार में शास्त्रीय संगीत के अनेक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलावंत पैदा किए और उस काल में बिहार की अपनी ध्रुपद गायन की परंपरा थी और पश्चिम पंडित शिवदयाल मिश्र जैसे ध्रुपद गायक नेपाल से भी आए थे। तो अगर हम बोलेंगे पंडित शिवदयाल मिश्र कहाँ के थे, तो ये नेपाल से आए थे और ये कौन से गायक थे, ध्रुपद गायक थे। जैसे ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो उन्हीं का है। किनका, ध्रुपद गायन है एक पंडित राम चतुर मल्लिक का, ये भी एक ध्रुपद गायक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार का शास्त्रीय योगदान ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी के गायन में सबसे बड़ा माना जाता है। इन तीनों गायनों में बिहार के गायकों ने अनेक नए रागों का भी आविष्कार किया था। वैदिक काल से ही चली आ रही शास्त्रीय संगीत धारा में समय समय पर विकसित नई अनेक धाराओं में एक प्रमुख ध्रुपद भी है। ग्वालियर नरेश मानसिंह के दरबार में ध्रुपद का भरपूर विकास हुआ था। तो ग्वालियर नरेश कहाँ के राजा थे, ग्वालियर में के। और ये ग्वालियर कहाँ पे पड़ता है, तो आप लोग को याद रखना ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। चलिए आगे, तानसेन भी ध्रुपद के महारथी थे। और तानसेन किसके दरबार में रहते थे, याद है आप लोग को, तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे और ये भी किसके गायक थे, ध्रुपद के महारथी थे। परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के दरभंगा, बेतिया, डुमराव घराने में इसका अभूतपूर्व विकास हुआ। बेतिया के राजा राज सिंह ने ध्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लाया, मतलब लाकर अपने दरबार में रखा और उस समय से ही ध्रुपद गायन में बेतिया घराने का प्रभाव रहा है, ये नहीं होता है। और नेपाल से भी अपने साथ ध्रुपद गायन आए थे, एक आचार्य आए थे, शिव दकल मिश्र आए थे और परंपरा भी बेतिया में विकसित हुई थी। और ध्रुपद के इन आचार्यों के जमाने में उत्तर प्रदेश तथा बंगाल से भी ध्रुपद की शिक्षा पाने के लिए प्रशिक्षु कलाकार आया करते थे। और दरबार के अलावा बेतिया के अनेक परिवार भी ध्रुपद के गायन ध्रुपद गा चुके थे। और बेतिया घराने के ध्रुपद गायकों में कुंज बिहारी मलिक, श्याम मलिक, उमाचरण मलिक, गोरख मिश्र, महंत मिश्र, बच्चा मलिक, शंकर लाल मिश्र और काले खां प्रमुख रहे थे। यानी ये सब जो है ध्रुपद गायन में प्रमुख रहे थे। 1936 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जो अखिल भारतीय संगीत समारोह हुआ था, तो अखिल भारतीय संगीत समारोह 1936 में कहाँ पे हुआ था, मुजफ्फरपुर में। और उसमें कुंज बिहारी मिश्र के ध्रुपद गायन की खूब सराहना हुई। बेतिया के राजा आनंद किशोर, ठीक है, आनंद किशोर 1816 ईस्वी में, और फिर नवल किशोर 1833 ईस्वी में, और राजेंद्र किशोर 1855 ईस्वी में ध्रुपद के आश्रयदाता होने के साथ ही स्वयं भी उच्च कोटि के ध्रुपद गायक थे। तो यहाँ पे जो है एक ध्रुपद गायक है पंडित सियाराम तिवारी, ठीक है। तो ये कौन है, पंडित सियाराम तिवारी, ये भी एक ध्रुपद गायक ही है। ध्रुपद गायन की परंपरा में दरभंगा घराने को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है, ठीक है। और उस घराने के पंडित राम चतुर मलिक को ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता है।
तो ध्रुपद का ध्रुव किसको कहा जाता है दरभंगा घराने में? तो पंडित रामचतुर मलिक को। प्रसिद्ध संगीत आलोचक श्री गजेंद्र नारायण सिंह का मत है कि वर्तमान ध्रुपद गायकों में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दरभंगा घराना और डुमराव घराना दोनों का मूल रोहतास जिले का धनगोई गांव रहा है। तो डुमराव ये कहाँ पे है? डुमराव है आपको बक्सर जिला में। कहाँ पे है? बक्सर जिला में है डुमराव। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर ये दरभंगा घराना, इन दोनों का मूल स्थान कहाँ रहा है? तो रोहतास जिले में ही रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। दरभंगा के ध्रुपद गायक क्षितिपाल मलिक के पूर्वज 13 पीढ़ी पूर्व दरभंगा गए थे और वहां ध्रुपद गायन की परंपरा डाली। तो दरभंगा में जो ध्रुपद की परंपरा किसने डाली थी? तो वो डाले थे क्षितिपाल मलिक ने, क्षितिपाल मलिक के पूर्वजों ने। चलिए आगे। क्षितिपाल मलिक के शिष्य और संबंध में भतीजा रामचतुर मलिक ध्रुपद में तो सर्वोच्च हुए ही, और ठुमरी तथा दादरा गायन में भी उन्होंने महारत हासिल की। और रामचतुर जी का जन्म 1805 या 7 ईस्वी में आमता यानी दरभंगा में हुआ था और 1990 ईस्वी में उनका परलोकवास हुआ। यानी कि 1990 ईस्वी में रामचतुर जो है उनका देहांत हो गया। गया जिले के मूल निवासी पंडित सियाराम तिवारी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ध्रुपद गायक हैं और इनके ध्रुपद गायन का विकास दरभंगा के विष्णुदेव पाठक तथा जमीरा यानी भोजपुर के जमीरा जो कि भोजपुर में है के लल्लन सिंह जैसे पखवाज वादकों की देखरेख में हुआ। विष्णुदेव पाठक सियाराम तिवारी के नाना और पखावज के प्रसिद्ध वादक थे और पंडित सियाराम तिवारी ख्याल तथा डुमरी के भी उच्च स्तरीय गायक माने जाते हैं। दरभंगा घराने के ही पंडित रघुवीर मल्लिक और पंडित विदुर मल्लिक प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों में एक हैं। उसके बाद है धनगोई के ध्रुपद परिवारों का संबंध डुमराव के राजघराने से था, इसलिए उन्हें डुमराव घराना के नाम से प्रसिद्धि मिली। डुमराव वर्तमान बक्सर जिले में पड़ता है और धनगोई के पंडित धनारंग दुबे जो कि 1819 ईस्वी में डुमराव राज दरबार के सम्मानित गायक और उच्च कोटि के कवि भी थे और प्रसिद्ध गायक बच्चू दुबे उनके शिष्य थे। बच्चू दुबे भी परंपरा में भी पंडित सुदीन पाठक जो कि गया के हैं और पंडित विश्वनाथ पाठक जो कि धरसर बलिया और जैमिनी पाठक और धनगोई के ही रघुनंदन दुबे और सहदेव दुबे तथा राम प्रसाद पांडे ने विशेष ख्याति पाई है। और एक अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में पंडित राम प्रसाद पांडे के गायन से कवि रविंद्र ठाकुर गहरे प्रभावित हुए थे और उनकी खूब प्रशंसा की थी। तो यहाँ पे एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है और आप लोग जानते होंगे ये क्या बजा रहे हैं? तो ये शहनाई बजा रहे हैं। शहनाई बजाने में ये बहुत ही प्रख्यात हैं। चलिए आगे देखते हैं। शास्त्रीय गायन में एक रूप होता है ख्याल और बिहार ने गायन के इस अत्यंत लोकप्रिय रूप को उल्लेखनीय ऊंचाई प्रदान की है। ख्याल गायन में बनेली राज्य के राजकुमार श्याम ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई और श्यामनंद सिंह एक राजा थे और उच्च कोटि के संगीत प्रेमी भी थे। बिलियर्ड नामक खेल के राज्य स्तरीय चैंपियन थे। ठीक है, और बिलियर्ड्स के ये क्या थे? राज्य स्तरीय चैंपियन भी थे और एक शांत तथा सरल वित्त वाले ऐसे इंसान थे जिनके राज दरबार में गुनियों की
उन्मुक्त कद्र होती थी, यानी कि जो भी गुणी व्यक्ति थी उनके कदर हमेशा ये किया करते थे। और अपनी कार से एक बार दार्जिलिंग जा रहे थे श्यामनंद सिंह ने कहीं पंडित भीष्मदेव चटर्जी का रिकॉर्ड सुना और उनसे संगीत सीखने की जगी इच्छा की संगीत सीखने की जगी इच्छा की और उत्कटता ने उन्हें चटर्जी साहब का शिष्य बना दिया। बाद में उन्होंने भोलानाथ भट्ट और मुजफ्फर खां और महावीर मल्लिक, मुबारक अली खां आदि से भी संगीत के विभिन्न पक्षों की शिक्षा ली और बिहार के ख्याल गायकों में मुंगेर के पंडित चंद्रशेखर खां और बेतिया के जाकिर हुसैन तथा उत्साह मौजूदा हुसैन मौजूद हुसैन आदि के नाम भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे तबला वादक हैं श्री विजय ठाकुर, इनको देख रहे हैं, यही है श्री विजय ठाकुर तबला वादक। चलिए, संगीत शास्त्र का मत है कि ठुमरी का उद्भव भी बिहार और उत्तर प्रदेश की अपनी धरती से हुआ है। गया, वाराणसी तथा अवध में विशेष रूप से विकसित हुई ठुमरी को शायद इसलिए ही पूरब की गायिका भी कहा जाता है। और ठुमरी के अनेक आचार और गया में पैदा हुए, जिनमें जगदीप मिश्र, गुल मोहम्मद खां, राम प्रसाद मिश्र उर्फ रामू जी और उनके पुत्र गोवर्धन मिश्र ने ठुमरी गायन को जो प्रतिष्ठा दिलाई वह बिहार की संगीत साधना की मूल्यवान उपलब्धि है। और इस क्रम में सहरसा के मांगन ख्याम खवास के ठुमरी गायन को भी तो सर्वश्रेष्ठ तक बताया जाता है। ठीक है, तो ये सब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्तमान पटना साहिब को पहले पटना सिटी और 18वीं-19वीं शताब्दी में अजीमाबाद कहा जाता था। अजीमाबाद में पेशेवर नर्तकी जोहरा के ठुमरी गायन की धूम सबसे ज्यादा थी। दरभंगे की गोहर और भागलपुर की कज्जन ने भी ठुमरी गायन में प्रसिद्धि पाई थी, परंतु इस गायन का सबसे अधिक विकास पटने की नर्तकी के बीच हुआ और गया की ढेलाबाई तथा मुजफ्फरपुर की पन्नाबाई की ठुमरी तथा दादरा की गायन की यादें भी संगीताचार्य बड़े आदर के साथ करते हैं। बिहार की ठुमरी में संवेदना तथा कल्पना का जैसा सहज और मधुर समावेश रहता है वैसा अन्य क्षेत्रों के रूपों में नहीं मिलता। रामू जी, राम प्रसाद मिश्र के गायन में तो ये विशेषताएं साकार हो आती हैं। कहा जाता है कि पूर्वीय क्षेत्रों की आत्मा ठुमरी में बसती है और रामू जी उस ठुमरी में प्राण फूंकने वाले गायकों में सर्वश्रेष्ठ थे। बिहार के संगीत साधकों के बिना प्रसाद गौड़, पंडित विदुर मल्लिक और प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के गुरु रघु झा और पंडित सीताराम हरि नाम से भी उल्लेखनीय रहे। तो चलिए आगे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये तबला बजा रहे हैं, या ये तबला बजाने वाले कौन है? तो ये हैं अजय ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार की धरती में गायन के विभिन्न विभागों को संप्रन्नता देने के साथ ही विभिन्न वाद्य यंत्रों को भी अपनी साधना तथा मौलिक प्रतिभा से सजाया है। पखवाज, सारंगी, इमराज, सितार, सरोद, शहनाई, तबला, बांसुरी आदि के एक से बढ़कर एक कलाकार बिहार में पैदा हुए। उनमें बहुतों को प्रसिद्धि भी मिली, परंतु अधिकांश अपनी एकांत साधना के साथ स्वर्ग सिधार गए। मतलब बहुत पे जो जनता में आ पाए उनको प्रसिद्धि भी मिली और जो जनता में नहीं आ पाए वो सीधे ही स्वर्ग सिधार गए।
पखावज मृदंग का ही दूसरा नाम है। पखावज किसका नाम है? मृदंग का ही दूसरा नाम है। और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पखावज यानी कि मृदंग वादक और मृदंगी हो चुके हैं, जिन्हें ध्रुपद के सर्वमान्य गुरु क्षितिपाल मलिक के शिष्य विष्णुदेव पाठक 1897 ईस्वी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ध्रुपद गायक पंडित सीताराम तिवारी के दो गुरुओं में पहले विष्णुदेव पाठक और अपने पखावज वादक के लिए ही प्रसिद्ध थे, और दूसरे ठीक है, और दूसरे भोजपुर जिले के जमीरा निवासी, ठीक है, भोजपुर जिले के जमीरा निवासी शत्रुंजय प्रसाद सिंह उर्फ लल्लन बाबू थे। लल्लन बाबू को जिन्होंने सुना है वे बताते हैं कि वे या कुदेंदु तुषारहार धवला या कुंदेदु तुषारहार धवला अर्थात सरस्वती वंदना को अपने पखावत से शब्दशः ध्वनित कर देते थे। यानी कि उनके पास जो भी शब्द आते थे उनको ध्वनि दे देते थे, किससे? अपने पखावत से। लल्लन बाबू ने तबला वादन और कथक नृत्य में भी कुशलता पाई थी। पखावज बजाने वालों में रामशीष पाठक को अच्छी ख्याति मिली है। रामशीष पाठक के भी पखावज गुरु विष्णुदेव पाठक ही थे। यहाँ पे जो फोटो देख रहे हैं ये है ठुमरी गायक मांगन खवास। चलिए आगे देखते हैं। सारंगी भारतीय संगीत का अपना तंतु वाद्य रहा है और आज इसकी लोकप्रियता बहुत घट गई है, परंतु पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध तक संगीत जगत में इसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा हुआ करती थी। बिहार के प्रसिद्ध संगीत वादकों में मियां बहादुर खां, किशोर प्रसाद मिश्र, शिवदास मिश्र छपरा के, और हाकिम मिश्र हीरा गुरु जो कि पटना सिटी के नदी के नाम विशेष प्रशंसा के साथ लिए जाते हैं। बिहार में इमराज जैसे विलक्षण और विरल तंतुवाद के पंडित चंद्रिका दुबे जैसे राष्ट्रीय ख्याति के वादक हो चुके हैं, और औरंगाबाद जिले के पवई ग्राम के दुबे जी के इमराज वादक की प्रशंसा रविन्द्रनाथ ठाकुर कर चुके थे, और उनके गुरु गया के कन्हई लाल ठंडी अपने समय के अद्वितीय इमराज वादक थे। गया में लगभग आधे दर्जन इसराज वादक हो चुके हैं और उन्हें ख्याति भी मिली, परंतु भोजपुर जिले के बवनिया गांव निवासी पंडित द्वारिका मिश्र इस तंतुवाद्य के विशेष ज्ञाता होने के बावजूद अलक्षित ही गुजर गए, और यानी कि इतना ज्ञान रहते हुए भी वो पूरे संसार को अपना ज्ञान नहीं दिखा पाए। उन्होंने शांति निकेतन में इमराज की शिक्षा पाई और आज इमराज विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बिहार में सितार वादक के एक महान साधक थे सुदीन पाठक। ऐसे एकांत साधक की रात में कमरे में बंद हो सितार बजाना प्रारंभ करते और भोर होने से पूर्व साधना को विराम देते हुए सितार के तार खोल कर रख देते थे, और अपने जाने उन्होंने कभी किसी को न शिष्य बनाया और न ही बाहर में कभी प्रस्तुति की। यानी वो सिर्फ घर में ही बजाते थे, बंद कमरे में ही, ना तो कभी शिष्य को अपना शिष्य बनाया किसी को, ना ही और किसी के सामने बजाया। सितार वादक में बिहार के सौरभ पुरुष पंडित रामेश्वर पाठक ने एकलव्य की कहानी दोहरा दी। ठीक है, तो एकलव्य का कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इस पे भी कहानी लाया जाएगा। जब सुदीन पाठक रात्रि में सितार वादन प्रारंभ करते तो किशोर रामेश्वर पाठक बंद खिड़की के बाहर खड़े होकर ध्यान से उनका बजाना सुनते रहते, सीखते रहते।
और इस तरह सुदीन पाठक के अनजाने में ही उनका एक ऐसा शिष्य तैयार हो गया जिसने उसके नाम को अमर कर दिया। विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर रामेश्वर पाठक को अपना आदर्श मानते हैं। रामेश्वर पाठक महनागराम यानी मुंगेर के सितार वादक अनूप पाठक के सुपुत्र तथा अमता जो कि दरभंगा के सितार वादक राजकुमार मल्लिक के दोहित्र यानी नाती थे। बिहार में गया के पंडा कमल लाल भैया, बिहारी लाल टाटक, विश्वनाथ भट्ट और उनके गुरु मुराद अली खां के साथ ही दरभंगे के असगर अली खां जैसे सरोद वादक दिए हैं। ठीक है, यानी ये सब पूछेंगे किससे संबंधित है, तो ये सब स्रोत वादक से संबंधित है। बिहार में तबला की पुष्ट परंपरा रही है और वर्तमान में पटने के अजय ठाकुर का संपूर्ण परिवार तबले का पर्याय बना हुआ है। यहाँ पे एक सितार वादक है, सितार के साथ एक संगीत बजा रहे हैं। कौन बजा रहे हैं? तो कुमार नाहर बजा रहे हैं। पूर्व में प्रसिद्ध तबला वादक जहांगीर खां के पिता दरभंगा घराने के सम्मानित तबला वादक थे। तबले की लोकप्रियता प्रायः पूरे बिहार में रही है, फिर भी दरभंगा तथा पटने का योगदान विशेष उल्लेख की मांग करता है। बिहार के मिट्टी पानी ने डुमराव में जो है 1914 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां नाम का एक बालक को पैदा किया। यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? 1914 में, और जो आगे चलकर विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक बना। बिस्मिल्लाह खां बाद में वाराणसी में बस गए, परंतु अपनी पैतृक जन्मभूमि डुमराव राज दरबार के बिहारी जी के मंदिर में बचपन में वे शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां वाराणसी में बस गए और वहीं आज जन्म अपनी साधना में रत रहे, यानी कि पूरे जब तक जन्म रहा वो वहीं पे साधना करते रहे। कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है रहे, परंतु जन्मभूमि डुमराव से उनकी आत्मीयता कभी नहीं टूटी। चलिए आगे है बांसुरी वादक गुजतबा हुसैन शहनाई तथा बांसुरी के अपने समय के प्रसिद्ध उस्ताद पीर बख्श के पुत्र हैं और उनके चाचा फहीमुल्लाह खान ने बांसुरी वादन को ऊंचाई प्रदान कर जानकारों की खूब प्रशंसा पाई। ठीक है, और परंतु उन्हें अपेक्षित प्रसिद्धि नहीं मिली, जितना उनको मिलना चाहिए उतना प्रसिद्धि नहीं मिला। मुजतबा हुसैन ने सन 1990 में ऑल इंडिया इंटर कॉलेजिएट सांस्कृतिक समारोह में स्वर्ण पदक पाया था। शास्त्रीय गायन वादन की लोकप्रियता में गिरावट आई, फिर भी बिहार के अनेक संगीत साधकों ने विभिन्न पक्षों में बिहार की कीर्ति को आगे बढ़ाया और तथा संगीत साधना की संभावनाओं को बल प्रदान किए। आज आवश्यकता इस बात की है कि बिहार सरकार संगीत के लिए एक महाविद्यालय स्थापित करे, जिसमें संगीत के विविध रूपों, अंगों और पक्षों की व्यवहारिक शिक्षा छात्र पा सके और पुनः बिहार को गौरवान्वित कर सकें। आज संगीत में पंडित गोवर्धन मिश्र, अभय नारायण मल्लिक, संगीत कुमार नाहर, रामजी मिश्र जो कि डुमराव घराने का है, इंद्र किशोर मिश्र जो कि बेतिया घराने का, और प्रेम कुमार मल्लिक ने देश विदेश में अच्छी प्रसिद्धि पाई है। राजकुमार नाहर, सुधीर पांडे, योगेंद्र नारायण यादव, विनोद पाठक आदि ने तबला वादन के वैभव को बचाया है। तो आशीष चटर्जी, अशोक पाठक ने सितार के तारों से अपनी भूमि के रिश्तों को आज भी जोड़ रखा है। बद्री प्रसाद मिश्र के तीनों पुत्र प्रहलाद प्रसाद मिश्र, पंडित केदारनाथ मिश्र
और पंडित राम नरेश मिश्र ने संगीत के पैतृक वैभव की समुचित रक्षा की है। प्रहलाद मिश्र के पुत्र संगीत कुमार नाहर, जो कि 1956 ईस्वी पे 1956 ईस्वी में ने ख्याल गायन में उच्च स्तरीयता प्राप्त की है। तो पंडित राम नरेश मिश्र के पुत्र राम कुमार नाहर 1969 ईस्वी में ने तबला वादन में नई पीढ़ी को गौरवान्वित किया है और प्रहलाद मिश्र के छोटे पुत्र संतोष कुमार नाहर ने वायलिन वादन में उल्लेखनीयता पाई है। इमराज के गिने चुने वादकों में एक हरेंद्र दुबे ने अपनी पितामह पंडित चंद्रिका दुबे की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये सारे व्यक्तियों का नाम को याद रखना है, क्योंकि ये सभी वर्तमान में हमारे बिहार की जो संगीत साधना है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबों के नाम को याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। सारे प्रश्न उत्तर को आपको देखना है, अपने फेयर कॉपी में लिखनी है। ठीक है, और उसे याद भी करनी है। तो यहाँ पे जो है ये सब प्रश्न है। चलिए आगे अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र गुप्त कौन थे? ठीक है, और वे किस वादक को बजाने में प्रवीण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुप्त तत्कालीन भारत के, तत्कालीन होगा यहाँ पे, तत्कालीन नहीं तत्कालीन, यहाँ पे ये आधा तो होगा तत्कालीन। रामचंद्र गुप्त तत्कालीन भारत के सम्राट थे, जो एक कुशल शासक और द्वितीय वीर बुद्धि चातुर्य में, यहाँ पे आज बहुत गलत वर्ड क्यों आ गया, चातुर में प्रवीण, दयालुता व कठोरता के साथ तेजस्वी व्यक्ति से युक्त थे। वे संगीत के अच्छे जानकार थे और समुद्रगुप्त वीणा वादन में इतने निपुण व प्रवीण थे कि विशेषज्ञ उन्हें संगीत मार्तंड कहा करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार प्राचीन काल से शास्त्रीय संगीत में अपनी गाढ़ी पैठ बनाए हुए है। यहाँ शास्त्रीय संगीत के अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हुए हैं। बिहार में शास्त्रीय संगीत के विविध रूप गायकों, कवि से लेकर पेशेवर नृत्यांगनाओं तक और संतों से लेकर राजाओं तक में सम्मानित थे। मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद तानसेन के दर्जनों शिष्यों की मंडलियां देश के विभिन्न हिस्सों में गई। ठीक है, उसमें से कई को बेतिया, दरभंगा, डुमराव, बनेली, टेकारी, गिद्धौर और तमकुही के राज दरबारों में सम्मान पूर्वक आश्रय प्राप्त हुआ था। उन संगीतकारों ने बिहार में शास्त्रीय संगीत के अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलावंत निर्माण किए और उस काल में बिहार की अपनी ध्रुपद गायन की परंपरा थी और पंडित शिवदयाल मिश्र जैसे ध्रुपद गायक नेपाल से भी आए थे। शास्त्रीय संगीत बिहार में ध्रुपद, ठुमरी और ख्याल के गायन के रूप में प्रचलित है। ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी आदि जो 3 प्रकार के गायन हैं, शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रमुख रूप हैं और शास्त्रीय संगीत के इन तीनों गायनों में बिहार ने अनेक रागों का भी आविष्कार किया है। वैदिक काल से चली आ रही शास्त्रीय संगीत धारा में समय समय पर विकसित नई नई अनेक धाराओं में से एक प्रमुख ध्रुपद है। ग्वालियर नरेश मानसिंह के दरबार में ध्रुपद का भरपूर विकास हुआ था और तानसेन भी ध्रुपद के महारथी थे। परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के दरभंगा, बेतिया तथा डुमराव घराने में इसका अभूतपूर्व, ठीक है, यहाँ पे दुर्गुकर है, अभूतपूर्व विकास हुआ। नेपाल से आए ध्रुपद गायक आचार्य
शिवदयाल मिश्र की परंपरा भी बेतिया में विकसित हुई। शास्त्रीय गायन का एक रूप ख्याल, जिसके गायन में भी बिहार ने ऊंचाइयां प्राप्त कर चुकी थी। बिहार ने ऊंचाइयां प्राप्त कर चुकी थी। ख्याल गायन में बनेली राज्य के राजकुमार श्याम नंदन सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई। ये एक राजा थे, उच्च कोटि के संगीत प्रेमी थे और बिलियर्ड्स खेल के राज्य स्तरीय चैंपियन थे और एक शांत सरल चित्त वाले इंसान थे। जिन राज दरबारों में गुनियों की उन्मुक्त कद्र होती थी, ठीक है, और शास्त्रीय गायन के तीसरे रूप ठुमरी का उद्भव तो बिहार और उत्तर प्रदेश की अपनी धरती पर हुआ है। गया, वाराणसी तथा अवध में विशेष रूप से विकसित हुई ठुमरी को, ठीक है, विशेष रूप से विकसित हुई ठुमरी को पूरब की गायिका कहा जाता है और ठुमरी के आचार्य उस्तादों में अनेक का गया में जन्म हुआ और जगदीश मिश्र, गुल मोहम्मद खां, राम प्रसाद मिश्र उर्फ राम जी और अनेक उनके पुत्र गोवर्धन मिश्र ने संगीत साधना के क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि दिखाई है और सहरसा के मानतान खवास के ठुमरी गायन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है, बेतिया घराने का एक संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बेतिया घराने का अभूतपूर्व विकास हुआ। बेतिया के राजा गज सिंह ने ध्रुपद, ठीक है, ध्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट लिवा लाकर अपने दरबार में रखा। उस समय से ही ध्रुपद गायन में बेतिया घराने का प्रारंभ होता है। नेपाल से आए ध्रुपद गायक आचार्य शिवदयाल मिश्र की परंपरा भी बेतिया में विकसित हुई और बेतिया घराने के ध्रुपद गायकों में कुंज बिहारी मल्लिक, श्याम मल्लिक, उमाचरण मलिक, गोरख मिश्र, महंत मिश्र, बच्चा मलिक, शंकर लाल मिश्र और काले खां प्रमुख रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है, दरभंगा घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक कौन माने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दरभंगा घराने में पंडित राम चतुर मलिक को ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता है और वे वहां के सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाते हैं या गायक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। धनकाई ग्राम कहाँ पड़ता है। बिहार की शास्त्रीय संगीत परंपरा में उस गांव का क्या महत्व है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, दरभंगा घराना तथा डुमराव घराना दोनों का मूल रोहतास जिले का धनगोई गांव रहा है और धनगोई गांव के पंडित धनारंग दुबे 1914 ईस्वी डुमराव राज दरबार के सम्मानित गायक और उच्च कोटि के कवि भी थे। प्रसिद्ध गायक बच्चू दुबे उनके शिष्य थे और बच्चू दुबे की परंपरा में धनगोई गांव, ठीक है, धनगोई गांव के ही रघुनंदन दुबे और सहदेव दुबे तथा राम प्रसाद पांडे ने विशेष ख्याति पाई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। जमीरा गांव के संगीत साधक कौन थे और उनकी क्या विशेषता थी। इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित सियाराम तिवारी के गुरुओं में भोजपुर जिले के जमीरा निवासी शत्रुंजय प्रसाद सिंह उर्फ लल्लन बाबू थे और लल्लन बाबू को जिन्होंने सुना वे बताते हैं कि वे या कुंदेदु तुषारहार धवला यथा सरस्वती वंदना को अपने पखावत से शब्द सह ध्वनित कर देते थे। लल्लन बाबू ने तबला वादन तथा कथक नृत्य में भी कुशलता पाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। श्याम नंदन सिंह कौन थे और संगीत के प्रति उनमें कैसी रुचि जगी।
श्यामनंद सिंह जो है एक राजा थे, उच्च कोटि के संगीत प्रेमी थे, बिलियर्ड नामक खेल के राज्य स्तरीय चैंपियन थे। वे एक शांत तथा सरल चित्त वाले ऐसे इंसान थे जिनके राज दरबार में गुणियों की उन्मुक्त कद्र होती थी। अपनी कार से एक बार दार्जिलिंग जा रहे थे, ठीक है, और वहीं पे जो है कि श्यामनंद सिंह ने कहीं पर पंडित भीष्मदेव चटर्जी का रिकॉर्ड सुना और उसने संगीत सीखने की जगी इच्छा की उत्कटता ने उन्हें चटर्जी साहब के शिष्य बना दिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, संगीत में डुमराव के योगदान पर एक टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, धनगोई के ध्रुपद परिवारों का संबंध डुमराव के राजघराने से था, इसलिए उन्हें डुमराव घराने के नाम से प्रसिद्धि मिली। डुमराव वर्तमान बक्सर जिले में पड़ता है और धनारंग दुबे इमराव राज दरबार के सम्मानित गायक और उच्च कोटि के कवि भी थे। एक अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में पंडित राम प्रसाद के गायन में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर गहरे प्रभावित हुए थे और उनकी खूब प्रशंसा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, सुदीन पाठक किस बाजा के विशेषज्ञ थे और उनकी स्वभावगत विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार में सितार वादन के एक महान साधक थे सुदीप पाठक और वे ऐसे एकांत साधक थे कि रात में कमरे में बंद हो सितार बजाना प्रारंभ करते और भोर होने से पूर्व साधना को विराम देते हुए सितार के तार खोल कर रख देते थे और अपने जाने उन्होंने कभी किसी को ना शिष्य बनाया और ना ही बाहर में कभी प्रस्तुति दी। चलिए यहीं पे जो है कि ये अध्याय बिहार की संगीत साधना, ठीक है, समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।